गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको आज कक्षा 10 SST सामाजिक विज्ञान लेसन नंबर 2 अध्याय 2 पिछला चैप्टर जो हमारा था लेसन नंबर 1 सत्ता की साझेदारी, उसके बारे में हमने आपसे बात की थी कि सत्ता किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। हमने दो उदाहरण से समझा, श्रीलंका और एक बेल्जियम। दोनों के बाद फिर हमने ये देखा कि सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप होते हैं, उन रूपों को समझा। सत्ता की साझेदारी के कितने प्रकार होते हैं उनको को समझा। कई स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि लास्ट के जो अध्याय के पीछे क्वेश्चन आंसर है वो नहीं है, आपने शायद अच्छे से नहीं देखे होंगे। हमने जो PDF डाली है उन PDF में जो हमने नोट्स बनाए उन्हीं में वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप अच्छे से देखें तो। अभी हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो है संवाद। क्या है? संवाद। ये हमारा दूसरा चैप्टर है कक्षा 10 का लोकतंत्र डालोगे बुक। संवाद पहले तो हम ये समझे कि संवाद किसे कहते हैं। संवाद किसे कहते हैं? संवाद अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। इसका फेडरेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के फोडस शब्द से निकला है। फोडस जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। संधि या समझौता। क्या समझा? हम समझे संवाद। संवाद अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के फोडस शब्द से निकला है। फोडस शब्द का अर्थ होता है संधि या समझौता। इस प्रकार किसी भी देश में, एक देश में या किसी भी देश के अंदर संधि या समझौते के माध्यम से विभिन्न इकाइयों को मिलाकर एक इकाई का निर्माण करना संवाद कहलाता है। क्या समझे? विभिन्न संधि या समझौते के माध्यम से विभिन्न देशों को या विभिन्न इकाइयों को एक इकाई में मिलाकर शासन का संचालन सुचारू रूप से करना संवाद कहलाता है। क्या समझे हम कि संवाद अंग्रेजी के फेडरेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फेडरेशन शब्द लैटिन भाषा के फोडस शब्द से निकला है। फोडस का अर्थ होता है संधि या समझौता। संधि या समझौता। इस प्रकार किसी भी देश में या दो से अधिक देश मिलकर एक स्वतंत्र इकाई का गठन कर लेते हैं संधि या समझौते के माध्यम से, और स्वतंत्र इकाई का गठन करके एक इकाई के माध्यम से शासन का संचालन करना संवाद कहलाता है। ये तो संवाद का पढ़ा हमने। अब हम पढ़ते हैं कि संवाद का निर्माण कैसे होता है। संवाद का गठन। संवाद का निर्माण या गठन कैसे होता है? यह हमारा टॉपिक हो गया। संवाद का निर्माण या गठन दो प्रकार से होता है। संवाद का निर्माण या गठन दो प्रकार से होता है। एक प्रकार हमारे पास ये है दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक इकाई का गठन कर ले और अपनी आंतरिक संपूर्णता को बनाए रखकर, आंतरिक संपूर्णता को
बनाए रखते हैं संघवाद कहलाता है। जैसे कि अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। देखिए क्या समझे, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र या राज्य मिलकर अपनी आंतरिक संप्रभुता को बनाए रखते हुए एक इकाई का गठन कर ले, उसे हम संघवाद कहते हैं। एक गठन का तरीका तो ये है जो कि अमेरिका ने किया है, स्विट्जरलैंड ने किया है और ऑस्ट्रेलिया ने किया है। समझे कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र। अभी अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 राज्य है, उन्होंने मिलकर एक संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन कर रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो वहां पे क्या है, ये चीज है वो आंतरिक संप्रभुता या प्रभुता। पहली बात तो हम ये समझे कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता अंग्रेजी के सुपरलेटिव शब्द का हिंदी रूपांतर है। संप्रभुता अंग्रेजी के सुपरलेटिव शब्द का हिंदी रूपांतर है। सुपरलेटिव शब्द लैटिन भाषा के सुपरनस शब्द से निकला है। सुपरनस, किससे? सुपरनस। सुपरनस का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। क्या होता है? सर्वोच्च शक्ति। तो राज्य अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी विदेशी सत्ता के अधीन न रहकर स्वतंत्र रूप से शासन करे, उसे बोलते हैं अपन संप्रभुता। क्या बोलते हैं? संप्रभुता। तो यहाँ जो हुआ है, इसमें क्या हुआ है, जो 50 राज्य है, वो 50 राज्यों की जो संप्रभुता है वो अपने अपने पास है। यहाँ संघ में शामिल 50 राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, उनकी वो अपनी विदेश नीति या आंतरिक नीति खुद बना सकते हैं, संघ के ऊपर निर्भर नहीं होता है। तो एक तरीका तो हमने आपको बताया, दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर अपनी आंतरिक संप्रभुता को बनाए रखते हुए एक इकाई का गठन कर ले, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने किया है। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका है संघ के निर्माण का। दूसरा तरीका यह है, एक बड़ा राष्ट्र या राज्य अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी इकाई का गठन कर ले, उससे संघवाद कहते हैं। दो तरीके से, जैसे कि भारत, कनाडा, ये दो इन्होंने कैसे किया है। एक बड़ा राष्ट्र, भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। जैसे कि स्वतंत्रता के समय इसमें 562 देशी रियासतें थी, मतलब इसके 562 भाग थे। इन 562 राज्यों को मिलाकर भारत ने एक इकाई का गठन किया। अभी हम क्या कहलाते हैं? पूरा भारत कहलाता है। पहले अलग अलग राज्य होते थे, उन राज्यों को आंतरिक विविधता का मतलब यह है, जैसे भाषा की विविधता, धर्म की विविधता, क्षेत्र की विविधता, जाति की विविधता, इन सारी विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक इकाई का गठन कर ले, वो भी संघवाद कहलाता है। तो हमने जैसे कि भारत ने किया है और कनाडा ने किया है। हमने पहले संघ का पढ़ा है और संघ के बाद हमने ये पढ़ा है कि संघ का निर्माण कैसे होता है। तो संघ का निर्माण दो तरीके से होता है। दोनों तरीके आपके सामने हमने बता दिए। एक मतलब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक इकाई का गठन कर ले, एक तरीका। दूसरा तरीका, एक बड़ा राष्ट्र अपनी आंतरिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी इकाई का गठन कर ले। ये दो तरीके हैं संघवाद के। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है अपना,
संघीय शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? ये एक होता है एकात्मक और एक होता है संघात्मक। संघात्मक को ही हम संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, शासन की शक्तियों को उचित तरह से निरंतर में बांटकर शासन करने की प्रणाली को संघीय शासन या संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। क्या समझे कि शासन की शक्तियों को उचित तरह से निरंतर में बांटकर शासन करने की शक्ति को संघात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। जैसे केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार और फिर अगर जरूरत हो तो स्थानीय सरकार। तो यहाँ शासन है, इन शासन की शक्तियों को आदि यहाँ हो जाएगी, आदि हो जाएगी, कुछ यहाँ हो जाएगी, तीनों में बांट दी। शासन की शक्तियों को तीनों में बांटकर शासन करने की क्रिया प्रणाली को हम क्या कहते हैं, संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसके विपरीत है एकात्मक शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार में निहित होती हो या एक संस्था में निहित होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। ये दोनों चीजें समझेंगे, हमने समझ लिया संघीय शासन व्यवस्था। संघात्मक आपको पता है, बता दिया हमने, जहाँ की शासन की शक्तियों को उचित तरह से न्यूनतम में बांटकर शासन करने की प्रणाली को संघात्मक या संघीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। इसके विपरीत है एकात्मक शासन व्यवस्था। शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति एक संस्था या केंद्र सरकार में निहित होती है, उसे बोलते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। इनके दोनों का जो डिफरेंस है हम आपको आगे बता दें, ये चलो यही बता देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था दूसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है, यहां एक ही सरकार होती है, एक ही सरकार होती है, इसे हम केंद्र सरकार बोलते हैं। यहां दोनों ही सरकार होती है, संपूर्ण देश के लिए केंद्र सरकार और प्रांत का केंद्र और राज्य है, ये केंद्र की जो इकाई है उनके लिए राज्य सरकार होती है, उनके लिए राज्य सरकार होती है। यहाँ शासन की शक्तियों का बंटवारा होता है, यहाँ शासन की शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, यहाँ शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या समझो कि यहाँ संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में होती है, वो राज्यों को या उसकी राज्य होती ही नहीं है, एक ही प्रकार की होती है, तो शक्ति का या शासन की शक्ति का बंटवारा नहीं होता है। जबकि यहाँ शासन की शक्तियों का बंटवारा होता है, कहाँ से, उचित तरह से निम्नतर में, जिसे हम ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी कहते हैं। केंद्र सरकार के राज्य सरकार से स्थानीय सरकार। ठीक है, ये संकट काल के लिए उपयुक्त होती है, संकट काल के लिए उपयुक्त होती है, ये संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं होती है, ये संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अभी देखिए, अगर हम पे कोई संकट आ जाए तुरंत, तो शक्ति अगर निर्णय लेने की क्षमता एक व्यक्ति के पास है तो तुरंत निर्णय लेगा, तुरंत निर्णय लेगा तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे, राइट। अभी मान लो अपनी क्लास चल रही है, तो क्लास में आपके ऊपर किसी ने हमला
पास एकात्मक शासन व्यवस्था है, यहाँ क्या उदाहरण देखो, क्लास चल रही है, क्लास में आपके ऊपर हमला कर दिया, अगर शासन की शक्ति एकात्मक है तो मैं क्या तुरंत एक्शन दूंगा और हमले का जवाब दे दूंगा, राइट। अगर यहाँ है संघात्मक शासन व्यवस्था, तो क्लास चल रही है, दूसरा हम पर आकर हमला करेगा तो हम क्या करेंगे, हम पहले नीचे जाकर पूछेंगे संस्थापक महोदय से या प्रिंसिपल महोदय से, क्योंकि शक्तियाँ बटी हुई होती है, मुझे मेरे पास शक्तियाँ है, फिर प्रिंसिपल सर के पास शक्तियाँ है, फिर संस्थापक महोदय के पास शक्तियाँ है, तो शक्तियाँ बटी हुई होती है। तो पहले मैं खुद निर्णय नहीं लूंगा, मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल सर के पास जाऊँगा, प्रिंसिपल सर संस्थापक महोदय के पास जाएंगे, तो वहाँ समय लगेगा, यहाँ समय लग रहा है, समय लगेगा तो क्या होगा, जब तक वो हमें मार पीट पाट के चले जाएंगे। तो ये संकट काल के लिए उपयुक्त नहीं होती, ये संकट काल के लिए उपयुक्त होती है। यहाँ शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, यहाँ शक्तियों का बंटवारा होता है, यहाँ एक ही सरकार होती है, यहाँ दोहरी सरकार पाई जाती है। इन दोनों में अंतर ये है, ये समझ आया आपको, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है अपना, संघीय शासनीय संघवाद का उद्देश्य क्या है। संघीय शासन या संघवाद के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है इसका देश की एकता की सुरक्षा करना, देश की एकता की सुरक्षा करना, और दूसरा उद्देश्य इसका क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना। ये दो उद्देश्य किसके, संघीय शासन व्यवस्था के, संघात्मक शासन व्यवस्था के उद्देश्य। तो सबसे बड़ी बात कि अगर देश की रक्षा करने के लिए एक ही व्यक्ति हो तो पुलिस ही नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी हमारी जो समस्या है उन समस्याओं को केंद्र सरकार तक नहीं पहुंच पाती है, जबकि हमारी समस्याओं से हम अवगत होते हैं लेकिन वहां दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती है। तो फिर क्या होता है, जब हमारी समस्या वहां तक नहीं पहुंच पाती तो लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन जब संघात्मक शासन व्यवस्था होता है तो उसमें क्या होता है, शक्तियां बटी हुई होती है, सब लोग एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो देश की सुरक्षा और एकता को बढ़ावा मिलता है। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा क्षेत्र विविधता। अभी अगर एकात्मक शासन व्यवस्था होता है तो उसमें क्या होता है कि संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित होती है, तो वो क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान नहीं देते। किसी क्षेत्र का बहुत अधिक विकास हो जाता है, किसी का बहुत कम होता है, और जाति धर्म इन सब का विविधता पाई जाती है। तो उन सबको अगर हम सत्ता में शामिल कर लेते हैं तो सत्ता में शामिल करने का एक ही तरीका है कि शक्तियों को बांटा जाए, शक्तियों को बांटा जाए तब तो सत्ता में शामिल हो। तो इनको हमने क्षेत्रीय विविधता जो भी है उनको सम्मान देने के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण होती है। इसकी ये दो उद्देश्य है, एक देश की एकता की सुरक्षा करना, दूसरा क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना। क्लियर। आज अब हम एक टॉपिक और लेते हैं इसी का, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। ये विशेषता है हम आपको कल कराते हैं। आज जो पढ़ा समझ सकता हूँ, आपको समझ आया हो, नहीं आऊँ तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रही बात आपसे, मैंने पहले भी कहा था कि आप पीछे के क्वेश्चन आंसरों को बिल्कुल वो ना सोचें उनके बारे में, क्योंकि जो भी नोट्स या पीडीएफ मैं देता हूँ उनमें सारे क्वेश्चन को आ जाते हैं, केवल आपको समझने का अंतर होता है। वो समझने के लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मुझसे संपर्क करना पड़ेगा कि आपको इस तरह से इसका आंसर यहाँ से ये है, इस हिसाब से।